Hey guys, this is Akmal Khan and welcome to our new video। बीकॉम इंग्लिश माइनर कोर्स है आपका और पेपर 2022-23 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपका पेपर एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन आपके चैनल पर अपलोड कराए थे उसमें से 60 या 70 क्वेश्चन आपके फंसे हैं, यानी कि जिसने भी उससे पढ़ा था श्योरली वो इम्पॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए हम पेपर देखते हैं 2022-23 का। इसका हम पूरा हल आपको बताने वाले हैं पेपर का, ताकि जो अगले साल पेपर दे रहे हैं या फिर जो भी इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के लिटरेचर के बारे में, इंग्लिश के प्रोज के बारे में, जो ग्रामर है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपको समय मिलेंगे 2 घंटे एंड जो मार्क होगा ये 75 नंबर का होगा एंड 100 क्वेश्चन इस पेपर में होने वाले हैं। समय आपको 2 घंटे मिलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड सरोजिनी नायडू डाई। कहाँ सरोजिनी नायडू है जो इनकी मृत्यु हुई? तो विजयवाड़ा या फिर आपका गोलकोंडा या फिर सिकंदराबाद या फिर आपका लखनऊ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको आई होप पता होगा कि जो सरोजिनी नायडू है इनका जो निधन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के लिए कौन सा इनमें से जो कथन है ये सत्य है? तो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, या फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट थी, या फिर फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट थी, और या फिर यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर आई होप सबको पता होगा कि जो फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी वो थी सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज अरुंधति राय जो है बॉर्न। इनका जो जन्म कब हुआ था अरुंधति राय का? तो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपका 22 नवंबर 1961, 23 नवंबर 1961, 24 नवंबर 1961 या फिर 25 नवंबर 1961। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी 24 नवंबर 1961 को अरुंधति राय का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है इन विच ईयर अरुंधति राय अवार्डेड द साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड। कौन से साल में साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड मिला था अरुंधति राय को? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2007। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी 2006 में जो है अरुंधति राय को साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है हु रोड द नोवेल। नोवेल का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको लिखने वाले कौन है? अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुंधति राय रोड द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अरुंधति राय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अरुंधति राय। अरुंधति राय का है इनका पूरा नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपका कवर कराया था। तो ऑप्शन है आपके पास सुजाना अरुंधति राय, या फिर आपका मेरी रॉय, रानी रॉय, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुजाना अरुंधति राय इज द फुल नेम ऑफ अरुंधति राय। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर का व्हेन वाज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड। जो ये नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये कब पब्लिश हुई? ऑप्शन है आपके पास 1997, 1994, 1993 या फिर 1996 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1997 में जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? तो बायोग्राफी किसे कहते हैं? जो रिटन अबाउट अदर्स, दूसरे के बारे में लिखा जाता है क्या उसे बायोग्राफी कहते हैं? या रिटन अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में अगर लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं? या फिर जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें बायोग्राफी कहते हैं? एंड इंटरेक्शन जो होते हैं इंटरेक्शन इन्हें बायोग्राफी कहते हैं। आई होप सबको पता होगा कि जो बायोग्राफी होता है इसमें हम लिखते हैं दूसरों के बारे में, उसे कहते हैं बायोग्राफी। एंड अगर आप जो आपका दूसरा ऑप्शन है राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ, अगर आप खुद के बारे में लिख रहे हैं, खुद की जीवनी को चित्रित कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये बात आप ध्यान में रखना। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम। आपके सामने एक आइडियम दिया गया है तो इन ए नटसेल इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? इन ए नटसेल मतलब पहले जानिए आप क्या होता है। इसका मतलब होता है आप संक्षिप्त में। तो ये ऑप्शन है आपके पास क्लियरिंग, गिविंग ए डिटेल इसे कहते हैं आप नटसेल, या इन ए डिफिकल्ट लैंग्वेज को आप कहते हैं नटसेल, या फिर क्लियरिंग यूजिंग फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ जो आपका
ऑप्शन सी रहेगा क्लियरिटी यूजिंग फ्यू वर्ड्स, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से उसे संक्षिप्त में क्लियरिफाई कर रहे हैं तो उसे ही कहते हैं आप इन ए नटशेल, संक्षिप्त में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोस्टैल्जिया मीन्स, नोस्टैल्जिया क्या होता है? बेसिकली लोग कहते हैं कि ना नोस्टैल्जिया में जी रहा है तू, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, लव फॉर पास्ट, क्या उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या फिर द फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस फॉर डेज ऑफ पास्ट, क्या उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या फिर आपका एब्रोहेंस ऑफ पास्ट, या फिर एब्रोहेंस ऑफ प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर आई होप पता होगा, अगर आपने नॉस्टैल्जिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, द फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस फॉर डेज ऑफ पास्ट, पास्ट के दिनों में अगर जो फीलिंग ऑफ प्लेजर रहेगा, सुख का जो आनंद रहेगा, एंड ये इसके साथ जो मिक्स सैडनेस रहेगा, उसे ही कहते हैं आप नॉस्टैल्जिया। इसमें हम दोनों फीलिंग्स का अनुभव करते हैं एंड अब उसी में खुश रहते हैं। जैसे ड्रिंक पीने के बाद आप खुश हो जाते हैं, तो उस एक टाइप का जो प्लेजर होता है मिक्स्ड विद सैडनेस इज कॉल्ड आपका नॉस्टैल्जिया। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल द मीनिंग ऑफ द आइडियम बाई हुक एंड द बाई कॉर्क और बाई कॉर्क। तो इस आइडियम का मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके पास, बाई एनी टू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या बाई एनी मीन्स, या फिर आपका क्विकली, या फिर ऑन टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स होता है बाई एनी मीन्स, किसी मतलब से आप उसे पूरा कीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम किथ एंड किन। इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब जो होता है, ये यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो होते हैं इनको ही कहते हैं आप किथ एंड किन। जो आपके पर्सनल रिलेटिव्स होते हैं इन्हें आप कहते हैं, क्या कहते हैं आप? किन, किथ एंड किन। तो ये दोनों ऑप्शंस आपका सही हो सकता है, लेकिन आप इसमें से कोई एक लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दो अगर आप भरते हैं ओमार सीट में तो आपका गलत हो जाता है, तो आप एक ही भरेंगे। लेकिन जान लीजिए किथ एंड किन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव दोनों के लिए होता है। तो ये आप बात ध्यान में रखना, आप दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज शिवा एंड सलीम द प्रोटोगनिस्ट ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन बॉर्न। ये कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है आपके पास, 15 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, नन ऑफ द अबव। तो दे वाज बॉर्न एट 15 अगस्त 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द जनरल फेमस फॉर क्रिएटिंग ए रेज्यूम आर। अगर आप रेज्यूम बनाते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, या फिर क्रोनोलॉजिकल के साथ सेलिब्रेशन भी होना चाहिए, या फिर क्रोनोलॉजिकल के साथ फंक्शन होना चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल के साथ जो रेज्यूम बनता है इसे आप जनरल फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रेज्यूम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू नॉट इंडिकेट डॉट डॉट ऑन द रिज्यूम। अगर आप एक रिज्यूम बना रहे हैं तो उसमें आप किन चीज़ों का वर्णन नहीं करते हैं? ऑप्शन है आपके पास, बर्थ डेट, मेरिट स्टेटस, मेरिटिकल स्टेटस, या फिर रीजनल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आप वहाँ डेट ऑफ बर्थ का मेंशन नहीं करते हैं, आप अपने एज का मेंशन नहीं करते हैं अगर आप एक रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप रीजनल एंड मेरिटल स्टेट दोनों में आप जो है रिज्यूम में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा सटीक, ज़्यादा सही आपका एज होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज सीवी। सीवी क्या होता है? क्या एक लेटर राइटिंग है, या फिर आपका कैरियर है, या फिर एस्से राइटिंग है, या फिर करिकुलम वेटेक है? तो मैंने सीवी का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? करिकुलम वेटेक इज कॉल्ड सीवी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वी एस एंड आवर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो आई होप सबको पता होगा कि जो प्रोनाउन यूजेस होते हैं इनके ही एग्जाम्पल्स हैं ये, वी, अस एंड आवर। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द टेक्स्ट ऑफ ए रिज्यूम शुड बी ऑलवेज प्रिंटेड इन। अगर एक रिज्यूम बना रहे हैं तो उसमें जो रिज्यूम शुड बी ऑलवेज प्रिंटेड इन कौन से शब्दों में प्रिंट होना चाहिए? तो सॉलिड ब्लैक इंक से ये प्रिंटेड होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं,
19 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप फॉर्मल लेटर बना रहे हैं तो उसके लेफ्ट साइड में आप किसका वर्णन करते हैं, क्या वहाँ सोल्यूशन होता है या फिर सेंडर्स एड्रेस होता है या फिर थीम होता है या सब्जेक्ट होता है। तो आई होप अगर आपने एक फॉर्मल लेटर लिखा होगा तो आपको पता होगा कि ये सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स वुड लाइक सिंसियरिटी एंड योर नेम। तो उसमें अगर आप सिंसियरिटी एंड योर नेम आप लिखते हैं, आई होप आपको पता होगा, आप लेटर्स एप्लीकेशन लिखे होंगे, तो वो जो होता है ये लास्ट का पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट होता है, तो वही आप लिखते हैं सिंसियरली एंड अपना नाम डालते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू कॉल द लास्ट पैराग्राफ इन ए फॉर्मल एस्से। अगर आप एक फॉर्मल एस्से लिख रहे हैं तो उसमें लास्ट जो आपका पैराग्राफ होगा उसे आप क्या कहेंगे, रिसोल्यूशन कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे, एंडिंग कहेंगे, फाइनल कहेंगे। तो उसे आप कहते हैं कंक्लूजन। जो सारा सारांश होता है आप लास्ट में एक लाइन में लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ की लाइन में लिखते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, आपका 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पैरासाइट लॉस्ट कंटेन्स। कितने बुक्स हैं पैरासाइट लॉस्ट में, 10, 12, 13, 14। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटल 12 बुक हैं पैरासाइट लॉस्ट में। आगे बढ़ते हैं, मिल्टन्स कैम्यू। जो मिल्टन्स कैम्यू है या एक पर्सनल एलर्जी है या फिर आपका ए मेस्योर है, ए ओड है, ए लिरिक्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मिल्टन्स का कैम्यू है इज ए मेस्योर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कथन है, कहा गया है किसके द्वारा, आपको बताना है। बेटर टू किसके द्वारा कहा गया है और किसको कहा गया है। तो ये जो कथन है कह रहा है बेटर टू रिजाइन इन हेल देन टू सर्व इन द हेवन। जो है ऐसा कहने वाले कौन है, स्टेंजा टू ब्लेसबर्ग कहा गया है या फिर गॉड टू स्टेंजा या फिर स्टेंजा टू यहाँ संता है, संता टू ब्लेसबर्ग या फिर गॉड टू संता या फिर संता टू हिज फॉलोअर्स या फिर ब्लेसबर्ग टू संता। तो ये जो है ये संता से ब्लेसबर्ग की ओर कहा गया ये कथन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट दिस लाइन इज फ्रॉम। ये कौन से बुक से उठाया गया लाइन है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, बुक्स हैं पैरासाइट लॉस्ट, पैरासाइट रेजनेट या ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर एल एल्ग्रो। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन उठाया गया है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस से उठाया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन वाज लिरिकल बेल्डास पब्लिश्ड। कब हुआ पब्लिश, 1799 में, 1798 में, 1796 में, 1788 में। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपका कवर कराया हुआ था, जिसने भी पढ़ा होगा आपको पता होगा कि 1798 ईस्वी में लिरिकल बेल्डास जो है ये पब्लिश हुआ। 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके वर्ड्स हैं, कि जो प्रत्येक टीचर होता है, पोएट होता है, ये एक अध्यापक होता है। तो सेली कहा, केट्स ने कहा या फिर बैरन ने कहा या फिर वर्थवर्थ ने कहा। यहाँ बैकॉन रहेगा, गलत लिख दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्थवर्थ ने कहा एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि आपका गलत है, हु हैज रिटन रूथ। ऑप्शन सारे ऑप्शंस गलत हैं। जो आपका जो है रूथ ये लिखा गया है प्रॉफिट सैम्यूल द्वारा, प्रॉफिट सैम्यूल द्वारा लिखा गया है रूथ। तो ये आप बात ध्यान में रखना, चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर का पैरासाइट लॉस्ट इज इन। क्या ये लिखा गया है जो पैरासाइट लॉस्ट, क्या ये फ्री वर्स में है, ब्लैंक वर्स में, स्टेंजा वर्स में या फिर आपका सस्पेंडेड स्टेंजा में है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है पैरासाइट लॉस्ट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिगेट्स इज एन एलर्जी ऑफ द डेथ ऑफ। किसके डेथ पर हुआ था, मिल्टन के, एवेक किंग पे या फिर आपका किट्स पे या फिर सेली पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एवार्ड किंग के जो है डेथ पे लिकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 31 नंबर का वर्थवर्ड्स स्पिरिचुअल ऑटोग्राफी नेम। ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया है वर्थवर्थ द्वारा उसका नाम क्या है। तो सबको पता होगा, आई होप द जो है प्रील्यूड जो है ये लिखा गया है ऑटोग्राफी बाय वर्थवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज वर्थवर्ड्स बॉर्न।
वर्थवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 में, 1771 में, 1769 में या फिर 1772 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में विलियम वर्थवर्थ का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है हार्डी इज नोन एज, वो कौन से नोबलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं? रीजनल नोबलिस्ट हैं, या फिर आपका रिलीजियस हैं, या फिर नेशनल नोबलिस्ट हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेशनल नोबलिस्ट हैं कौन? हार्डी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है वर्थवर्थ वाज, वो कैसे पोएट थे? क्या वो कन्फेशनल पोएट थे, या फिर आपका हिस्टेरिकल पोएट थे, या फिर क्लासिकल पोएट थे, या फिर रोमांटिक पोएट थे? तो जो वर्थवर्थ थे ये एक रोमांटिक पोएट थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु कंसीडर्ड वर्थवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ऐसा कंसीडर करने वाले कौन है? तो मैथ्यू एंड अर्नोल्ड हैं, जिन्होंने वर्थवर्थ को, विलियम वर्थवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कंसीडर किया था नोवेल्स के श्रेणी में। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हार्डीज विजन इन हिज वर्क कंसीडर्ड एज, जो है हार्डी का विजन ये कंसीडर किया जाता है किसके रूप में? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉमिक एंड पास्टोरल के रूप में जो है इनके वर्क को कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन इज द लाइन ऑफ, ये जो है लाइन, पहली बात तो ये हार्डी द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये किससे उठाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, म्योर एंड कैटा ब्रिज जो है, कास्टर ब्रिज जो है इससे उठाया गया है ये जो लाइन है, और ये हार्डी द्वारा लिखा गया जो है क्वेट है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर, जो आपका सेंट्रल थीम है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये जो है ये सिविल स्ट्राइप से उठाया गया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट नोबेल ऑफ हार्डी वाज, जो पहला नोबेल था हार्डी का ये क्या था? तो इसमें से चारों ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। जो इनका पहला नोवेल था ये था द पुअर मैन एंड द लेडी, इनका पहला नोवेल था हार्डी का। तो करेक्ट आंसर इसमें से आप नहीं लिखेंगे, अगर आता है फिर इसमें से आप लगाएंगे क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा ही, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए, द पुअर मैन एंड द लेडी जो है ये फर्स्ट नोवेल था हार्डी का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका हार्डी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ, ये जो किसके फिलॉसफी को मानते थे? तो ये खुद की इच्छाओं के फ्री विल, आप जो खुद की इच्छाएं करते हैं इनकी इच्छाओं को मानते थे, इनका ऐसा फिलॉसफी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज टी.एस. एलियट बॉर्न, कब इनका जन्म हुआ? 1888 में, 1905 में, 1906 में, 1904 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1888 ईस्वी में टी.एस. एलियट वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है टी.एस. एलियट्स द वास्ट लैंड जो है इन्होंने लिखा, ये कब पब्लिश हुआ? 1910 में, 1918 में, 1930 में, 1922 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में टी.एस. एलियट का नोवेल द वास्ट लैंड जो है पब्लिश हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर का टी.एस. एलियट गॉट नोबेल प्राइज इन, इन्हें कौन से साल में नोबेल प्राइज दिया गया? 1948 में, 1950 में, 1957 में, 1965 में? तो 1948 ईस्वी में टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट वाज द सरोजिनी नायडूज ओरिजिनल नेम, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो आई होप सबको इसमें से पता होगा कि जो सरोजिनी नायडू है इनका ओरिजिनल नाम जो है सरोजिनी चट्टोपाध्याय था। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। 13 फरवरी 1879 ईस्वी में जो है ये सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु 1949 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, वेयर डज इट अपियर, ये कहाँ प्रकट हुआ? ये कौन से बुक में प्रकट हुआ? तो मैथमेटिक्स में प्रकट हुआ ये। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, वेयर डज दिस लाइन अपियर, ये जो लाइन है ये कहाँ से अपियर हुआ? तो मर्चेंट एंड वेनिस से ये लाइन अपियर हुआ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं? तो एपेरी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं उसे आप एपियरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वेयर मंकी इज कनेट, तो इस जगह को क्या कहते हैं आप? मिंट कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उस जगह को आप कहते हैं मिंट। तो ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर सोनेट्स, जो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, इसमें जो फॉलोइंग है ये कौन कौन से आते हैं? तो जो जो आपका कॉन्टिनेंट्स हैं एंड द कपल एंड ए ऑक्टिव सेट्स जो हैं, ये दोनों इसमें शामिल हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया था? अपने पत्नी को इन्होंने डेडिकेट किया, या फिर मिस्टर WH को, या फिर हिज फादर को, अपने पिता को, या नन ऑफ द अबव। तो इन्होंने 154 जो सोनेट्स लिखे, ये मिस्टर WH को डोनेट किया। करेक्ट आंसर डेडिकेट किया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए केयर फॉर ऑल डिस्कसेस इज कॉल्ड, ए केयर फॉर ऑल डिस्कसेस इज कॉल्ड आपका पैंसिया, इसे कहते हैं आप पैंसिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट ऑफ इंडिया जनगणमन व्हिच कंट्री अडॉप्टेड टाइगर्स सॉन्ग हर एज हर नेशनल एंथम। तो इंडिया के अपार्ट, इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने जनगण मन को अडॉप्ट किया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? तो वो कंट्री, वो देश कौन था? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश जो है इसने अडॉप्ट किया जनगण मन ए पार्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है द नोवेल द मैन ईथर ऑफ मालगुडी इज अबाउट, किसके बारे में है? जो मालगुडी का जो नोवेल था, टाइगर के बारे में है, या फिर आपका टेक्सट्रीमिस्ट के बारे में है, या फिर टेम्पल के बारे में, डांसर के बारे में? तो ये एक टाइगर पर लिखित नोवेल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है कह रहा है आपका लाइन है ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आई होप आप सबको पता होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज बट एन वॉकिंग शैडो, लाइफ जो है ये एक वॉकिंग शैडो की तरह है, ये कैसा यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीच में? तो ये एक मेटाफर की तरह यूज किया गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट द बुक ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कौन सा बुक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, काबुलीवाला आपने 9th या फिर 11th में पढ़ा होगा, काबुलीवाला या 10th में शायद है काबुलीवाला, तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि जो उनका फर्स्ट नोवेल था 1912 में पब्लिश हुआ, 1913 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये इनकी प्रथम नोवेल थी गीतांजलि, यानी कि तीनों जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। तो बसता आपका द लाइफ डिवाइन, तो यही जो है ये दूसरे के द्वारा लिखा गया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का बुक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न, कब इनका जन्म हुआ? ऑप्शन से 7 मई 1862 में, 7 मई 1861, 7 मई 1864, 7 मई 1885। तो मैंने क्वेश्चन बार बार कवर किया हुआ था, जिसने भी पढ़ा होगा आपको पता होगा। 7 मई 1861 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, एंड जो है 7 अगस्त को इनका निधन हुआ 1941 में। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मुल्क राज आनंद फर्स्ट नोवेल, इनमें से कौन सा नोवेल था जो कि मुल्क राज आनंद का पहला नोवेल था? तो जिसको भी मैंने कवर किया हुआ द अनटचेबल, यहाँ अनटचेबल लेकिन इसका नाम है द अनटचेबल, ये फर्स्ट नोवेल था 1935 ईस्वी में। इसके लिए मुल्क राज आनंद को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो आपका कोयल है ये सेकंड नोवेल था मुल्कराज आनंद का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है इन विच ईयर आर के नारायण रिसीव पद्म भूषण, पद्म भूषण आर के नारायण को कौन सी ईस्वी में मिला? 1975 में मिला, या फिर 1964 में, 1990 में, 1950 में? तो जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1964 ईस्वी में आर के नारायण को पद्म भूषण मिला, एंड 1970 ईस्वी में इन्हें 1964 में इन्हें पद्म भूषण मिला, एंड 2001 में जाकर इन्हें पद्म विभूषण मिला।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच वन बुक इज नॉट रिटन बाय आर के नारायण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द रूम ऑन द रूफ जो है ये आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों जो है आर के नारायण द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कोयल वाज पब्लिश्ड इन 1936 इट वाज आनंद, कौन सा नोवेल था इनका? फर्स्ट तो द अनटचेबल था, एंड ये जो आपका था मैंने बताया आपको सेकेंड नोवेल था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुन्नो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द मुल्क राज आनंद नॉवेल, कौन से नॉवेल में जो है मुन्नो ये मेन कैरेक्टर था, सेंट्रल कैरेक्टर था। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी मैंने आपका कवर कराया हुआ है। जो कोयल नोवेल है इसमें मुन्नो जो था ये सेंट्रल कैरेक्टर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर का कह रहा है मिल्टन वाज निक्ड नेम एज लेडी ऑफ क्रिस्ट बिकॉज, इनका नाम मिल्टन का लेडी ऑफ क्रिस्ट पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि वे शर्माते थे। पहला ऑप्शन आपका यही कह रहा है सी वाज साई लाइक ए लेडी, या फिर ही एक्सट्रीमली मॉडेस्ट एंड द पोलाइट थे, या फिर ही वाज मोस्ट फेवरेबल ड्रेस्ड थे, उनके ड्रेस बहुत फेवरेबल होते थे, या फिर ही हैड एक्सट्रेंडली फेयर कंपैरिजन थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवेल बाई मुल्कराज आनंद। तो इसमें से कौन सा मुल्कराज आनंद का नोवेल नहीं है? तो ये जो तीनों हैं अनटचेबल, कोयल एंड द विलेज, ये तीनों मुल्कराज आनंद द्वारा लिखे गए हैं। एंड जो आपका पहला है कांतपुरा, ये राजा राव द्वारा लिखा गया है। राजा राव ने जो है कांतपुरा लिखा। एंड राजा राव का जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। एंड 2006 में इनका निधन हुआ। 1938 में इनकी फर्स्ट नोवेल कांतपुरा जो है ये पब्लिश हुई 1938 में। एंड 1964 ईस्वी में राजा राव को क्या है, राजा राव को साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड मिला। इन्हें टोटल 4 अवार्ड मिले थे। तो ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज नोवेल द अनटचेबल पब्लिश। मैंने आपको बताया पहले ही 1935 में ये पब्लिश हुआ। ये आनंद का जो है फर्स्ट नोवेल था। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द ऑटोबायोग्राफी नोवेल सेवन समर्स। ऐसा जो बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी सेवन समर्स, इसको किसने लिखा? कमला दास, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, या फिर नसीम आपका इक्किल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है सेवन समर्स, जो कि ऑटोबायोग्राफी है। 68 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है गंगू ओकर्स इन मुल्कराज आनंद। जो गंगू है ये मुल्कराज आनंद के कौन से नोवेल में अपीयर होता है, कौन से नोवेल में उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टू लीव्स एंड ए बर्ड में जो है गंगू ओकर्स करता है मुल्कराज आनंद के नोवेल में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है हु इज द हीरो ऑफ पैरासाइट लॉस्ट। पैरासाइट लॉस्ट का हीरो कौन था? मैंने एक बार पहले ही आपका इस पर चर्चा किया हुआ है। तो जो संता था यही हीरो था, यही नायक था जो है पैरासाइट लॉस्ट का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा। एंड पैरासाइट लॉस्ट फ्रांसिस बैकन द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर से क्वेश्चन अब उठाए जाएंगे आपके। कह रहा है आपका प्लीज मीट मी डॉट डॉट एट ओ क्लॉक। तो यहाँ ऑन लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, बाय लगेगा। तो इसमें ऐसे सारे केसेस में आप लगाते हैं एट का आप यूज करते हैं। प्लीज मीट मी एट 8 o'clock, एट 10 o'clock, तो यहाँ एट लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राधाज बर्थडे इज डॉट डॉट 20th अक्टूबर। तो यहाँ एट लगेगा, ऑन लगेगा, इन लगेगा, बाय लगेगा। तो मैंने सारे जीवनियों में आपको बताया था कि वहाँ ऑन लगता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वी आर प्लेड कार्ड्स एंड आई वाज द ओन विनर विनिंग, या फिर विन। तो ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ विनर लगेगा जो है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नेपोलियन वाज डॉट डॉट नेपोलियन वाज डॉट डॉट द इटली। वो क्या था? विन था, या फिर विक्टीरियस था, विक्ट्री था, विक्टर था। तो वो जो था नेपोलियन वाज ए विक्टर इन इटली। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका ग्रामर से ही क्वेश्चन उठाया गया है। ही इज डॉट डॉट इंजीनियर। तो यहाँ ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। यहाँ वैसे ए लगता लेकिन आपका ए ई आई ओ यू इससे चालू हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ एन लगेगा।
आगे बढ़ते हैं। वॉवल कॉन्सोनेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो आई होप आपको पता होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ है, मैं बार बार इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन आपको भरना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। वी विल गो आउट फॉर डॉट डॉट लंच फॉर लंच डॉट डॉट संडे, तो यहाँ एट लगेगा, अपान लगेगा, ऑन लगेगा, फिर इन लगेगा, तो वी विल गो आउट फॉर लंच एट संडे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ ऑन का यूज आप नहीं करेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा आई शुड फिनिश माई होमवर्क डॉट डॉट नून, तो बाई यहाँ लगेगा, आपको पता होगा कि यहाँ बाई का यूज करते हैं आप, आई शुड फिनिश माई होमवर्क बाई नून। तो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है वेनिस एंड एडोनिस इज बाई डॉट डॉट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैथविट इज, जो इनका मैथविट का डोमिनेटिंग पैसन है ये क्या है? एम्बिशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एंड इसमें भी बताया हुआ कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे ये टोटल 154 थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, ये किसके तीसरे पुत्र थे? तो जॉन शेक्सपियर एंड द मैरी एडन, इनके तीसरे पुत्र थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न, कौन से साल में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ? 26 अप्रैल 1563, 23 अप्रैल 1567, 23 अप्रैल 1564 या फिर 23 मई 1564। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर, तो ये इनमें से जो आपका ऑप्शन बी है एडवर्ड सेकेंड, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका हु सेड शेक्सपियर हैज अ वनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जॉन रोक्सिन, इनका पूरा नाम था जॉन रोक्सिन। इन्होंने कहा था कि शेक्सपियर हैज अ वनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन, कौन से बुक में साइलॉक जो है ये कैरेक्टर है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक इज अ कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम मैंने आपको पहले बताया था सिनोनिम क्या होता है, समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्दों को आप सिनोनिम कहते हैं। तो हेल्प का सिनोनिम क्या होगा? असिस्ट होगा, हर्ट होगा, फॉरगॉट होगा या फिर वर्क होगा। तो हर्ट तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हर्ट हेल्प का हर्ट से कोई संबंध ही नहीं है, इससे मिलता जुलता। फॉरगॉट मतलब भूलना होता है, वर्क मतलब काम होता है, तो आपका असिस्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन। व्हाट इज सिनोनिम? तो ए पर्सन प्लेस थिंग्स को आप नाउन कहते हैं। ए वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अनदर वर्ड इज कॉल्ड आपका सिनोनिम। एक वर्ड जो होता है दैट मीन्स सेम एंड अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड की तरह जो सिमिलर होता है, इसे ही आप सिनोनिम कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परलिस। परलिस का सिनोनिम क्या होता है? हैप्पी, डेंजरियस, करेजियस या फिर अगली। तो इसका मतलब होता है खतरनाक, तो कर्सिस का खतरनाक होता है, परसिस का यहाँ क्या हो जाएगा आपका डेंजरियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फ्रेश। फ्रेश का एंटोनिम क्या होता है? फ्रेश का विलोम क्या होता है? तो फ्रेश का क्या होता है? स्टेल, मतलब बासी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेश का एंटोनिम स्टेल होता है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्क डाउट। डाउट का एंटोनिम क्या होगा? तो डाउट का एंटोनिम क्या होता है? सर्टेनिटी होता है। डाउट मतलब डाउट का एंटोनिम क्या होता है आपका? सर्टेनिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 90 नंबर का कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वोकाफेरियस। वोकाफेरियस का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका तेज, तर्रार या फिर लाउड। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाउड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन नोन एज, जो मैगजीन और न्यूज़पेपर लिखते हैं इनके आर्ट को क्या कहते हैं? तो जर्नलिज्म कहते हैं इन्हें। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड इज नोन एज, जो कोई
एक विश्वास, एक भरोसा, जो कि ईश्वर सब कुछ है एंड जो सब कुछ होता है यही ईश्वर है। ये जो भरोसा है इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे आप कहते हैं पैंथेमिस। इसे आप कहते हैं पैंथेमिस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रिस्पेक्ट का सिनोनिम पूछ रहा है, तो रिस्पेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए स्टीम। स्टीम जो होगा यही रिस्पेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द जेवलिन। जेवलिन का एंटोनिम क्या होता है आपका? एडल्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरल। जनरल क्या होता है आपका? मैगजीन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही लुक्स एज स्टूपिड। तो यहाँ AEIOU यानी कि आपका वोवेल है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा आपका? एन। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट द रिच कैन बी सेल्फिश। तो यहाँ दा लगता है, ए नहीं लगता है, तो रिच यूज के लिए आप दा का यूज करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन कह रहा है 98 नंबर का डॉट डॉट गंगा इज ए से स्केटर्ड रिवर। ये एक पवित्र नदी है, तो यहाँ भी आपका दा गंगा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आपको आर्टिकल भरना है। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल या फिर एन यूजफुल मेटल, द यूजफुल मेटल, ऑफ यूजफुल मेटल। तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, यहाँ आप ए का यूज करेंगे, जबकि आपका ये अपवाद के रूप में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री से है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि दा का यूज आप करेंगे। तो 100 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो बहुत सारे एफर्ट लगाए गए हैं वीडियो पर। तो आई होप आप समझेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।